नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 23 दिन के सत्र में होंगी 17 बैठकें। 17वीं लोकसभा के 10वें और राज्यसभा के 258वें सत्र की तैयारी पूरी। दो दिन की कतर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत और कतर रिश्तों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका। फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भी हुए शामिल। मुंबई में लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आर्थिक जगत के शिल्पकार। लेखाकारों में नए इनोवेशन, नई सोच और नई तकनीकी के साथ काम करने का है सामर्थ्य। राजस्थान के खेतड़ी से विवेकानंद संदेश यात्रा में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, स्वामी विवेकानंद भारत की युवा सामर्थ्य और प्रतिभा के स्वर्णिम प्रतिनिधि। विवेकानंद के सपनों को साकार कर रहा है भारत। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर याद किया। और अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इसी के साथ 17वीं लोकसभा के 10वें और राज्यसभा के 258वें सत्र की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधायी कामकाज के साथ सार्थक चर्चा होगी। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक रूप से विचार विमर्श होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। आगामी शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। इसी के साथ ही 17वीं लोकसभा के 10वें और राज्यसभा के 258वें सत्र की शुरुआत होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जताई कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधायी कामकाज के साथ सार्थक चर्चा होगी। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सरकारी पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। दोनों सदनों में 9 और 23 दिसंबर को गैर सरकारी बिल पेश होंगे, जबकि 16 और 29 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। ये पहला सत्र होगा जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उच्च सदन में कार्यवाही का संचालन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने भारत और कतर के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में रहने वाला भारतीय समुदाय का हर सदस्य भारत के विचारों, मूल्यों और संस्कृति का राजदूत है और भारत की सोच हमेशा से दुनिया को देने की रही है। बता दें कि कतर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोहा के DPS स्कूल पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने फीफा विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर की राजधानी दोहा में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत और कतर के बीच रिश्तों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। कतर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दोहा के DPS स्कूल पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। कतर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संग्रहालय में कतर और वहां के लोगों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को बहुत ही सुंदर ढंग से संजोया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संग्रहालय में भारत और कतर के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध की प्रस्तुति पर खुशी जताई।
दोहा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत कतर रिश्तों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रहने वाला भारतीय समुदाय का हर सदस्य भारत के विचारों, मूल्यों और संस्कृति का राजदूत है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच हमेशा से दुनिया को देने की रही है और भारत इस समय प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ माह सप्ताह पहले भारत इंडिया became the 5th largest global economy, overreaching our colonial rulers. It's a great achievement. I have no doubt the milestone accomplishment of being the 3rd largest global economy in the world will be around the decade. And by 2050, as some people from the industry are voicing, will be 2nd largest. This development, soothing development, wholesome development, remarkable development, is by contribution of every Bharatiya, every Indian. 800,000 plus in this part of the world are also contributing to that. इस यात्रा के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के न्योते पर उपराष्ट्रपति ने फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने बताया कि जब उन्होंने भव्य आयोजन के लिए कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया तो कतर के अमीर ने भी भारतीयों के कौशल और योगदान की सराहना की। कतर यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात की, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतारेस भी शामिल रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस को संबोधित किया। संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक जगत का इंजन और विश्व आर्थिक जगत के शिल्पकार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने अर्थतंत्र में सीए के योगदान की सराहना की। साथ ही कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की परीक्षा की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए इनोवेशन, नई सोच और नई तकनीकी के अनुसार काम करने की शक्ति और सामर्थ्य सीए में है। उनके द्वारा किए गए सकारात्मक परिवर्तन के जरिए समृद्ध समाज और नए राष्ट्र का निर्माण संभव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक जगत के इंजन हैं और विश्व आर्थिक जगत के शिल्पकार भी। लोकसभा अध्यक्ष ने अर्थतंत्र में उनके योगदान को लेकर आर्थिक जगत का उन्हें ऋषि मुनि भी कहा। प्राचीन शास्त्रों के अंदर भी हमारे 4 शास्त्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और विशेष रूप से अर्थ की उस समय भी महत्ता थी और आज भी अर्थतंत्र के योगदान के कारण आपको आर्थिक जगत का ऋषि मुनि भी कहा जाता है। और इसीलिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने नए इनोवेशन, नई सोच, नई तकनीकी के नए सामर्थ्य के साथ भारत में एक सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं और इसी के कारण आज विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त और मजबूत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीए की निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जो परीक्षा ली जाती है वह काफी विश्वसनीय होती है। उन्होंने कहा कि सीए की परीक्षा प्रणाली पर आज तक कोई सवाल नहीं उठे। ये आईसीएआई की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के अंदर भारत की इस संस्था के अंदर इतने वर्षों की परीक्षा के अंदर कभी भी कोई सवाल नहीं उठा। जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली आपकी विशेषता प्रामाणिकता है, ये एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भारत के लिए और विशेष रूप से आप सबके लिए।
क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफेशनल एक प्रतिष्ठित प्रोफेशनल भारत में माना जाता है। इसका विश्वास, उसकी पारदर्शिता, उसकी जवाबदेही आप सबके कारण लगातार इसकी प्रतिष्ठा के अंदर निरंतर वृद्धि हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुझाव दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में नियमित विचार विमर्श का एक सिस्टम बनाएं और अपने नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करें ताकि अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक समृद्ध वैश्विक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक दिन के राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झुंझुनू जिले के खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो के धर्म संसद में दिए गए भाषण का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का विविध एकता का सपना अब साकार होता दिख रहा है। बता दें कि 7 जनवरी 2023 तक चलने वाली ये संदेश यात्रा 50 दिन में राजस्थान के 33 जिलों में भ्रमण करेगी। साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि झुंझुनू के खेतड़ी पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये महत्वपूर्ण कालखंड है जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आज भी कानों में गूंजता है जब उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहकर संबोधित किया था। स्वामी जी का शिकागो का भाषण आज भी हमारे कानों में गूंजता है जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो एक तरीके से बहुत बड़ा संकेत उन्होंने हमारी संस्कृति का दिया। हमें इन शब्दों पर गहरा ध्यान देना चाहिए, चिंतन और मंथन करना चाहिए कि उस महापुरुष ने उस कालखंड में अमेरिका में जाकर विश्व के धर्म संसद के अंदर इस बात को गूंज से कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि स्वामी जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जो दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों का सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपनी यहाँ शरण दी है। अनकोट। ये शब्द नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। भारत वो देश है जिसने कभी किसी दूसरे की 1 इंच भूमि लेने का भी प्रयास नहीं किया। हमने आक्रमण बर्दाश्त किए हैं, हमने हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात देखा है, पर आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी ने हमारी संस्कृति में विश्वास व्यक्त करते हुए किसी और के धर्म पर प्रहार किया हो। जो बात स्वामी जी ने कही वो आज भी सार्थक है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री, कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष, सचिव रामकृष्ण मिशन और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के मौके पर गीता ज्ञान संस्थान द्वारा संत मुरारी बापू ने रामकथा का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर के पास श्री राम कथा का आनंद लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गीता के जानकारों ने गीता का संदेश दुनिया के मंचों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के मौके पर गीता ज्ञान संस्थान द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। श्री राम कथा प्रवचन सुनने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से गीता का संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा। आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। एक ऐसा सहयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ले संदेश जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गीता जयंती उत्सव पर संत मुरारी बापू की कथा का दुर्लभ संयोग बना है। उन्होंने कहा कि श्री राम कथा प्रवचन सुनने से नेताओं को अपने कर्तव्य बोध स्मरण रहते हैं। मैं तो जब भी इस प्रकार की कथा प्रवचन ये सुनता हूं तो अपने कर्तव्य का भी ध्यान में आता है। आखिर हम राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक लोग तो उन्हीं आदर्शों के माध्यम से, उन्हीं जो वैश्विक सिद्धांत है उनके माध्यम से समाज में क्या अच्छा काम कर सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर देश भर में उन्हें याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदिरा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों और पूर्व सांसदों और सचिवालय के अधिकारियों ने भी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल पर पहुंचकर इंदिरा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों और पूर्व सांसदों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और संसद के दोनों सचिवालयों के अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान देश भर के राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों और कॉलेजों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम में भाग लिया। प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सांसद सरकार की नीतियों, अपने संसदीय क्षेत्र और व्यापक लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। बैलेट प्रक्रिया के तहत सत्र के दौरान सदन में उठाए जाने वाले प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर में आयोजित की जाती है। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान 7, 8, 9 और 12 दिसंबर को पूछे जाने वाले प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में सांसद और लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी मौजूद रहे। 7 दिसंबर 2022 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के कक्ष संख्या 324 में आयोजित की गई। ये प्रक्रिया सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन, राजेंद्र निम्बालकर और लोकसभा सचिवालय के निदेशक महेश्वर की उपस्थिति में हुई। 7 दिसंबर 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1315 है, जिसमें तारांकिक प्रश्नों की संख्या 604 और अतारांकिक प्रश्नों की संख्या
711 है। 8 दिसंबर 2022 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के कक्ष संख्या 324 में आयोजित की गई। ये प्रक्रिया सांसद रंजीता कोली और लोकसभा सचिवालय के निदेशक लाल किठांग की उपस्थिति में हुई। 8 दिसंबर 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1350 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 647 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 703 है। 9 दिसंबर 2022 की कार्रवाई के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के कक्ष संख्या 324 में आयोजित की गई। ये प्रक्रिया लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव JM बैसाख, निदेशक P मुरलीधरन और निदेशक महेश्वर की उपस्थिति में हुई। 9 दिसंबर 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1397 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 675 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 722 है। 12 दिसंबर 2022 की कार्यवाही के लिए प्रश्नों के चयन की प्रक्रिया संसद भवन परिसर के संसदीय सौध के कक्ष संख्या 324 में आयोजित की गई। ये प्रक्रिया सांसद भोला सिंह और लोकसभा सचिवालय की निदेशक भारती संजीव टुटेजा की उपस्थिति में हुई। 12 दिसंबर 2022 के लिए प्रश्नों के चयन में प्रश्नों की संख्या 1402 है, जिसमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 664 और अतारांकित प्रश्नों की संख्या 738 है। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 18 नवंबर 2022 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। 18 नवंबर को ही आवास और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति की बैठक भी 18 नवंबर 2022 को ही संपन्न हुई। 22 नवंबर 2022 को विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक भी 22 नवंबर को ही हुई। 22 नवंबर 2022 को ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 23 नवंबर 2022 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक हुई। 23 नवंबर को ही विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 24 नवंबर 2022 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 24 नवंबर 2022 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।